हेलो, नमस्कार सभी साथियों को। इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स से बेस्ड होंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओ, यानी कि आ, ई, उ और ओ से ओ जो है मूल दीर्घ स्वर नहीं है। हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। ये होती हैं 2 प्रकार की। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। हिंदी में ध्वनियां 2 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार स्वर कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर जो हो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार। यानी एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं व्यंजन। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। छोटाई, बड़ाई, च, छ, ज और झ आदि का उच्चारण किससे होता है? तो ये होता है कंठच्य से, मूर्धन्य से, तालव्य से या ओष्ठ से। तो ये होता है तालव्य से। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, तालव्य से। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी कि जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक भी होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं स्वर। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, स्वर। इनमें से कौन सा एक दीर्घ स्वर नहीं है? छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। यानी कि ई जो है इनमें से दीर्घ स्वर नहीं है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, बड़ा ई। इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? घ, ज, व या श। ये स है, इसको सही कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा, यानी कि वह जो है वो अंतस्थ व्यंजन नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, वह। हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? हिंदी भाषा में कुल कितनी लिपियां हैं? 44, 48, 52 या 56। तो इसका सही आंसर होगा 52। हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन से है? यानी कि इनमें से ऊष्म व्यंजन कौन से है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए के जो ऑप्शन है श, श, स और है। ये सब जो है ऊष्म व्यंजन है। य, र, ल, व तो कौन सा व्यंजन कहते हैं? तो इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। यानी कि य, र, ल और व को बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? यानी ऊष्म व्यंजन कौन सा होगा इनमें से? है, ल, म और ज। इनमें से होगा है जो है ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, है। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है संयुक्त ध्वनियां, युग्मक ध्वनियां, स्पर्शक ध्वनियां, पारस्परिक ध्वनियां। तो ये कहलाएगा युग्मक ध्वनियां। यानी कि ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, युग्मक ध्वनि। यानी कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाती है युग्मक ध्वनि। अनुस्वार किसका कार्य करता है? अनुस्वार करता है विसर्ग का, चंद बिंदु का, पंचम वर्ण का या स्वर का। अनुस्वार करता है पंचम वर्ण का कार्य। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, पंचम वर्ण का। ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं नासिक्य, मूर्धन्य, ओष्ठज, कंठ, तालव्य। तो ये कहलाएंगे कंठ तालव्य। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, कंठ तालव्य। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्ण, स्वर, व्यंजन या मात्रा। तो वो कहलाती है वर्ण। यानी वर्ण वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा, वर्ण। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? यानी जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं दंत्य, नासिक्य, मूर्धन्य या फिर
अनुस्वार उनको बोलेंगे दंत्य। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु को व्यवहार में लाना, इसका आशय किस शब्द से है? इसका आशय है प्रयोग शब्द से, यानी अगर किसी वस्तु को हम व्यवहार में लाते हैं तो उसका मतलब हम उसको प्रयोग में लाते हैं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, प्रयोग। इनमें से किस शब्द में स्वर व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है? यानी किस शब्द में स्वर और व्यंजन से संबंधित अशुद्धि नहीं है? तो ये आरोग्य में भी है, ईसाई में भी है, ऊर्जस्वी में नहीं है, ये सही शब्द है, अतुसुक्य में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। जो संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों से जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं उन प्रत्यय को क्या कहते हैं? उनको कहते हैं तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, तद्धित प्रत्यय। ठीक है, जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? यानी कि जिसमें पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसको कहते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में पूर्व पद जो है गौण होता है और उत्तर पद जो इसका प्रधान होता है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यानी कि जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उनको हम कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। तो इसमें ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त सर्वनाम। जिस क्रिया से संचालित व्यापार का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? यानी कि जिस क्रिया के संचालित व्यापार का फल जो है कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे कौन सी क्रिया कहेंगे? उसे कहेंगे सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सकर्मक क्रिया। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संबंधवाची है? तो ये हो जाएगा देव, देवी, देवीय, देवता। संबंधवाची शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा देवीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, देवीय। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं काल। काल यानी क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे कहते हैं काल। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों में परस्पर सामंजस्य को क्या कहते हैं? अधिकरण, अन्वय, उद्देश्य, विधेय। तो इसको कहेंगे अन्वय। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, अन्वय। इनमें से कौन सा शब्द पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द जो पर्यटन और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? ये हो जाएगा सघोष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, सघोष। व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं? यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संख्या के कितने भेद हैं? ये हो जाएंगे 3। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, 3। समानाधिकरण किस अव्यय का भेद है? समानाधिकरण जो है वो हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय का भेद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, समुच्चय बोधक अव्यय। इन से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दीमक, रात, वर्षा या विधुर? यानी कि पुल्लिंग। दीमक भी स्त्रीलिंग है, रात भी स्त्रीलिंग है, वर्षा भी स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, विधुर। विधुर जो है वो पुल्लिंग शब्द। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े गए हों उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, संयुक्त वाक्य। यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो और योजक द्वारा जुड़े हों तो उसको हम संयुक्त वाक्य बोलेंगे। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तो वह बन जाती है उपभाषा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा, उपभाषा। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोगवाह ध्वनि। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, अयोगवाह ध्वनियां। जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न व्यंजन में की जाती है वे अयोगवाह कहलाती है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है?
यानी स्वर तंतुओं के आधार पर व्यंजनों को दो वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? भाववाचक संज्ञा जो है वो बनती है 5 प्रकार के शब्दों से। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्णमाला में सैप्रस व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में सैप्रस व्यंजन कितने हैं? वो हो जाएंगे 25। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर होगा 25। स्वर ए और ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? यानी छोटा ए और बड़ा ए का उच्चारण स्थान जो है वो कौन सा है? वो हो जाएगा कंठ और तालव्य। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा कंठ और तालव्य। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से सभी अधिक समय लगता है? यानी किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? वो होते हैं वो प्लुत स्वर होते हैं। जिनमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे वो प्लुत स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? घ, झ, न या म? इनमें से किसका है? ये हो जाएगा झ का जो उच्चारण स्थान वो तालव्य हो जाएगा, यानी झ को हम तालव्य से बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा झ। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? यानी भाषा की जो सार्थक और लघुत्तम इकाई है वो माना जाता है शब्द। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा शब्द। शब्द जो है भाषा की सार्थक और लघुत्तम इकाई। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि होते हैं 5 प्रकार। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ये होती हैं 16 मात्राएं। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं। छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा 3 प्रकार। इनमें से कौन सा वार्णिक छंद है? तो ये हो जाएगा सवेया। सवेया जो है वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा सवेया। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? यानी कि अगर हम कोई छंद पढ़ रहे हैं उसके अंदर फिर हम ब्रेक आ जाता है, यानी कि विराम आ जाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यति। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा यति। छप्य किस प्रकार का छंद है? यानी कि छप्य जो हो जाएगा विषम प्रकार का छंद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यानी कि छप्य किस प्रकार का छंद है? वो जाएगा विषम प्रकार का छंद। किस छंद का प्रथम और अंतिम शब्द एक सा होता है? यानी कि प्रथम शब्द और अंतिम शब्द दोनों एक सा ही मिलेगा। वो कौन सा छंद होता है? वो होता है कुंडलिया छंद। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा कुंडलिया छंद, जिसका प्रथम और अंतिम शब्द जो है एक सा हो वो कुंडलिया छंद कहलाता है। उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना को क्या कहते हैं? यानी कि उपमेय में कल्पित उपमान की संभावना, उपमेय में उपमान की संभावना क्या कहलाती है? वो कहलाती है उत्प्रेक्षा। ठीक है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा उत्प्रेक्षा। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का भेद वो कहलाता है रूपक। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? वो कहलाता है रूपक। मुख्य रूप से समास कितने प्रकार के होते हैं? समास जो है मुख्य रूप से होते हैं 6 प्रकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 6, यानी कि मुख्य रूप से समास 6 प्रकार के होते हैं। जो क्रिया अभी हो रही उसे क्या कहते हैं? यानी कि जो क्रिया प्रेजेंट में हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, यानी कि जो अभी चल रहा है उसको बोलेंगे अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा अपूर्ण वर्तमान। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद? यानी कि रचना की दृष्टि से क्रिया के होते हैं 2 भेद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 2। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी अक्षर दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? यानी कर्ता कोई काम कर रहा है, जो पहला काम फिनिश करके दूसरे काम में लग जाता है तो पहले काम को हम क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे पूर्णकालिक क्रिया। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा पूर्णकालिक क्रिया। विशेष्य क्या है? विशेष्य जो है जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो
ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य बोलते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में है 11 सर्वनाम। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा 11 है। निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक भी संज्ञा है, जातिवाचक भी संज्ञा है, भाववाचक भी संज्ञा है, लेकिन जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन सी देशवाचक। ठीक है, देशवाचक जो है वो संज्ञा का प्रकार नहीं। संख्याओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विशिलस्त। ठीक है, विशिलस्त बोलते हैं इनको। जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है इनको विशिलस्त बोलते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा विशिलस्त। निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? यानी कि रचना के आधार पर जो रूढ़ शब्द नहीं है वो हमें इनमें से देखना है। दिन, आंख, विज्ञान या घोड़ा। यानी कि विज्ञान जो है वो रूढ़ शब्द नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विज्ञान। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश होते हैं 2 प्रकार। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा 2। इनमें से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? यानी कि खामोश, कबूतर, चिराग या हक। हक जो है वो फारसी शब्द नहीं। ठीक है, खामोश, कबूतर और चिराग तीनों जो है फारसी के शब्द हैं, हक नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा प्रति। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पेपर में रिपीट होता है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? प्रति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं 4 प्रकार। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर 4। उद्देश्य और विधेय किसके अंग है? तो ये अंग है वाक्य के। ठीक है, उद्देश्य और विधेय जो है वाक्य के अंग है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? उनको हम बोलते हैं पद। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा पद। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? हम उसको बोलते हैं संकर। ठीक है, जो 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से शब्द बनता है उसको हम संकर शब्द बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा संकर। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? यानी नीला है अंबर जिसका, नीलांबर, तो इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। नीला है अंबर जिसका, कर्मधारय समास। किस समास में दोनों पद मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट करता है? तो 2 समासों को मिलाकर एक नया अर्थ प्रकट हो जाता है। यानी किस समास में 2 पद मिलाकर एक नया अर्थ बनाते हैं? वो बनाते हैं बहुव्रीहि समास में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा बहुव्रीहि समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? यानी कि जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है द्वंद्व समास। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा द्वंद्व समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? विशेषण और विशेष्य इन दोनों के योग से कौन सा समास बनेगा? वो बनेगा कर्मधारय समास। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? इनमें से समास कौन सा नहीं? अव्ययीभाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो ये है कर्मकारक। ठीक है, कर्मकारक समास नहीं होता। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा। बचपन कौन सा शब्द है? बचपन जो है वो है संख्या का शब्द। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या। उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाता है? उपमान और उपमेय का अभेद क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा रूप।
ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा रूपक। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है? यानी कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना समानता की संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा उपमान अलंकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो ये हो जाएगा विभावना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा विभावना। भारत के सम भारत है, इसमें कौन सा अलंकार है? यानी कि भारत के सम भारत है तो इसमें हो जाएगा अनन्वय अलंकार। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा अनन्वय अलंकार। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? यानी कि वीर या आल्हा किस जाति का छंद है? ये हो जाएगा मात्रिक का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा मात्रिक। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा ऋग्वेद। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? वो हो जाएगी भारोपीय की। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भारोपीय, यानी कि हिंदी जो है भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? सबसे ज्यादा खड़ी बोली वाली भाषा जो भारत में है वो है हिंदी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा हिंदी। इनमें से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ये नहीं आती कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। तेलुगु जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? शांत रस का स्थायी भाव जो है वो हो जाएगा निर्वेद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा निर्वेद। शोक किस रस का स्थायी भाव है? शोक जो है वो है करुण रस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा करुण रस। किस रस को रसराज कहा जाता है? किस रस को रसराज कहा जाता है? वो कहा जाता है श्रृंगार रस को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार रस, जिसे रसराज भी कहा जाता है। श्रृंगार रस स्थायी भाव क्या है? यानी श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? इसका हो जाएगा रति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा रति रस। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो ये होता है अद्भुत रस में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा अद्भुत रस, यानी कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? ये होता है अद्भुत रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाएगा क्रोध। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा उत्साह। अनुभवों के कितने भेद होते हैं? यानी अनुभवों के कितने भेद होते हैं? वो होते हैं 4। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 4। अनुभवों के 4 भेद होते हैं। ठीक है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। हिंदी में जो है वो कुल 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? सर्वनाम के भेद जो है वो हो जाएंगे 6। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा 6, यानी कि सर्वनाम के 6 भेद। इनमें से कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? लजीला, लाडला, लांछन, लापता। तो इनमें से लांछन जो है वो विशेषण शब्द नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लांछन। विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसे क्या कहते हैं? यानी विशेषण जिस शब्द की संज्ञा बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विशेष्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विशेष्य। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? यानी व्याकरण की दृष्टि से इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं? भयभीत, निर्भीक, बीरू या भय। भय जो है विशेषण शब्द नहीं मानती व्याकरण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं विशेषण। ठीक है, यानी कि विशेषण होता है जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के जो है 7 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि गुणवाचक विशेषण के
सात भेद होते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं? भला, ताजा, दूना या नुकीला। तो दूना जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, दूना। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, विशेषण। यानी कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 16 का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 16। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी 100 क्वेश्चंस की हिंदी की वीडियो, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर्स पर आधारित थी और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।